जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास अकेडमी। ओके, आई एम विजय कुमार बारिक, योर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फैकल्टी, and today I will discuss about the history, ancient history topic. Just you have written here. First we'll go for introduction. First we'll discuss about what is history. Okay, what is history first? Because if you don't know about the history, then how can you proceed further? The history means the study of past. पास्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे या फिर अतीत के बारे में, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। व्हाई विल स्टडी अबाउट आवर पास्ट? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट आवर पास्ट? हम अपने पास्ट के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है हमें? क्योंकि हमें पहले अपना पास्ट को जानेंगे तभी अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे और उसके हिसाब से फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री से हमें वो नॉलेज मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है हम अपने पूर्वज कैसे थे, अभी हम कैसे हैं और आगे हमारा जनरेशन कैसा बनेगा। उसके हिसाब से हम फ्यूचर मैप तैयार करते हैं जिसको हम रोड मैप बोलते हैं। ओके, हियर विल सी अबाउट द एंशिएंट मैप ऑफ इंडिया। ओके, तो व्हाट आर डिफरेंट डिविजन्स हियर गिवन? तो प्रीवियसली इंडिया वाज नॉट सो डेवलप। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो बहुत ही पुराने समय से जब हमारे वर्ल्ड तैयार हुआ या फिर हमारा अर्थ बना, उसके बाद बहुत ही समय के बाद ह्यूमन बींग्स आए थे हमारे अर्थ के ऊपर। लगभग अगर हम बात करते हैं लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले, इस टाइम पे हमारा ह्यूमन बींग्स क्रिएट हुए। क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तुमने सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। ओके, उन्होंने ये बताया था, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। ओके, तो उन्होंने ये बताया था कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, दे आर द प्रोसेस और द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इफ दे विल नॉट इवोल्व आउट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम्स, इफ दे विल नॉट अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे विल नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। जैसे हमने देखा ह्यूमन बीइंग धरती के ऊपर आने से पहले डायनासोर्स थे, डायनासोर इवोल्व आउट हो गए क्योंकि जब एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चेंजेस आया तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उनका इवोल्व आउट हो गया। ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्शन ऑफ बेटर एडाप्टेबिलिटीज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने सारे एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, हम ठंडी के टाइम पे क्या पहनते हैं? विंटर वेयर्स पहन लेते हैं। जब बारिश होता है हम रेनी कोट अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं। जब गर्मी होता है फैन एसी कूलर यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब ये हाल है, ये सारे चीज़ हम क्या कर रहे हैं? वी आर डेवलपिंग द अडाप्टेशन प्रोसेस, जिसमें हम कोई भी चेंजेस अगर हो रहा है हमारे सराउंडिंग में तो उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको हम अडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से ये सीखते हैं हम, जो अपने पास्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा हम अपने अतीत में क्या थे, अभी हम क्या हैं और आगे हम क्या होने वाले हैं। ठीक है, देखो, so here I have written about the chronology of how history was divided. Okay, history was divided. Yeah. ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमारा हिस्ट्री 3 कैटेगरी में या फिर 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बहुत एक प्रोलॉन्ग पीरियड है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डील करेंगे। कुछ मिडिल पीरियड ऑफ टाइम था जिसको हम मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके ओके अंग्रेज आने तक 1600 साल तक वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जब अंग्रेज आए हमारे भारत के अंदर, वहाँ से हमारा मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री चालू होता है, जब तक हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंट डे में हमारा सिचुएशन जो है उसी के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम मेडिवल और मॉडर्न पीरियड को रखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे और उसका कुछ हम शॉर्टली ही डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत एक बड़ा सा सिलेबस है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ओके, जैसे उसमें कोई कॉन्टेस्ट आएगा बुद्धिज्म जैनिज्म का कॉन्सेप्ट, उसमें हमारा महाजनोपदेश का कॉन्सेप्ट आएंगे वहाँ पे।
ठीक है। वहाँ पे मौर्यन एम्पायर के बारे में हम स्टडी करेंगे, गुप्ता एम्पायर के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो उसमें एक एक क्लासेस भी एंशिएंट हिस्ट्री में 4, 5, 6 पार्ट्स हो जाएंगे। मैं आज ओवरव्यू लूँगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक, जहाँ तक, ठीक है। देखो एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। सो द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटो ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज द होमो इरेक्टस, ओके। कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो उनको पता होगा होमो इज द जीनस नेम एंड इरेक्टस इज द स्पेसिस नेम, ओके। जीनस एंड स्पेसिस नेम, क्योंकि इसको डिजाइन किए थे पहले किन्होंने, ना द फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, जिनको हम कार्लोस लिनियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैंगे तो उनको पता होगा। तो होमो इरेक्टस क्यों कहते हैं ना, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलमन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलमन वी आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। हम अपने को क्या मानते हैं, वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम इवोल्यूशन का सबसे लास्ट में आए। जब हम छोटे स्टेज में थे तो उस टाइम पे हमारे पास था नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हमारे अंदर डेवलप हुआ तो हम एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलमन में, ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो पहले ह्यूमन बींग्स यहाँ पे क्रिएट हुए थे लगभग हमारे 20 लाख ईयर्स एगो, ओके। एंड उसके बाद जो हम किसका रेसेस हैं ना, वी आर द होमो सापियंस, जो थोड़ा डेवलप ह्यूमन बींग्स है, जो कि 7000 BC से पहले अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो तुमने सुना होगा अर्थ में पहले हमारे वैदिक कल्चर के अंदर कहते हैं महाराज मनु और महारानी शत्रुपा थे पहले ह्यूमन बींग्स अर्थ के ऊपर, वैदिक कल्चर ये बोलता है। लेकिन साइंस थोड़ा सा उसको अलग बोलता है। कुछ जगह पे बाइबल में आडम्स एंड ईव को पहले ह्यूमन बींग्स माना गया है, ठीक है। तो साइंस बोलता है ये सारे जो भी क्रिएट हुए हैं आडम्स और ईव मानो, या फिर महाराज मनु या महारानी शत्रुपा, वहाँ से हम मानव या फिर मनुज क्रिएट हुए हैं उसके हिसाब से। लेकिन हम यस एडम एंड वो बाइबल मानता है, बाइबल का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हम हमारे वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से मानते हैं, हमारे वैदिक कल्चर बोलता है महाराज मनु एंड महारानी शत्रुपा ही पहले ह्यूमन बींग्स थे हमारे अर्थ के ऊपर। महाराज मनु के नाम से ही हम मानव हैं, उनका मनुज, मनु से जो पैदा हुए हैं, मनु से जात, मनुज मतलब मनु से जात, ओके, इसीलिए हम मानव हैं। तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो इज द जीनस नेम एंड सैपियंस इज द स्पेसिस नेम, ओके। एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग वाज नॉट हैविंग द परमानेंट सेटलमेंट। ह्यूमन बींग्स के पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। वो जनरली क्या थे, दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, ओके। शिकार करना, उसके साथ साथ कहीं से फूल जो भी पत्ते होते हैं उसको अपने बॉडी को कवर अप करते थे, या फिर खाने के लिए फ्रूट्स लेते थे। तो हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनके पास कोई सेटलमेंट नहीं था, उतना वो आइडिया डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब टाइम चेंजेस हुआ तो समय का चक्र चला, तो ह्यूमन बींग्स ऐसे प्रोसेस में आ गए जिसमें उन्होंने आग का यूज़ करना आग का पैदा करने वाला सोर्सेस उनको मिला। जैसे 2 पत्थर को उन्होंने घिस के, 2 लकड़ी को घिस के आग जलाने वाले चीज़, पहले वो तो सारे चीज़ कच्चा खाते थे, फिर उसमें आग में पका के खाए। फिर उन्होंने व्हील का इवोल्यूशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया। देखा कोई चीज़ अगर स्लाइडिंग, हाँ उन्होंने देखा जब वो कोई काम कर रहे थे देखा कोई चीज़ आपस में टकराने से थोड़ा सा कुछ स्पार्कलिंग होता है कहीं जगह पे। फॉरेस्ट फायर, यस फॉरेस्ट फायर होता था, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको वो आइडिया मिला, इसको जलाने से हमें कुछ टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण हाँ अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। क्योंकि ठंडी के टाइम पे उनको तो बॉडी को कवर अप करने के लिए कोई चीज़ नहीं था, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने देखा आग से ही हमें गर्मी मिलता है, तो आग का उन्होंने एक धीरे धीरे यूज इसको थोड़ा यस हाँ देखो। द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ओके, माइट बी द ट्राइबल्स। ऐसे वो ट्राइबल्स ग्रुप थे, जैसे हम कह सकते हैं नागाज, ये कहाँ पे रहते थे, दे आर इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ओके। सांथल्स कहाँ पे रहते थे, ईस्ट इंडिया पार्ट में। कुछ भील्स एंड गोंड्स थे जो कि सेंट्रल इंडिया में रहते थे, एंड टोडाज रहते थे कहाँ पे, साउदर्न पार्ट में, ओके। तो इंडिया का अगर हम नॉर्थ ईस्ट पे बात करते हैं तो इंडिया मैप में अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, मतलब हिमालयन एंड ईस्टर्न पार्ट में, उस रीजन में हमारे रहते थे कौन, नागाज। सांथल रहते थे हमारे ईस्टर्न पार्ट में, ओके। भील्स एंड गोंड्स कहाँ पे रहते थे, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल पार्ट्स में, एंड साउथ में रहते थे टोडाज। मतलब ये कुछ इंडिया के अंदर जो आदमी रहते थे या फिर जो भी इंसान रह रहे थे उस पीरियड ऑफ टाइम पे, ये कुछ ट्राइबल्स
क्योंकि इनको ही माना जाता है यही इंडियन ओरिजिन्स हैं। इसके बाद जब हम द्राविडियंस और आर्यंस की बात करेंगे, वो अफगानिस्तान के साइड से, मतलब उस साइड से जो पासेस के अंदर से इंडिया के अंदर आए थे। उसके बाद हम आर्यंस की रेसेस हैं, मतलब हम भी ओरिजिनल अधिवासी नहीं है इंडिया का, मूल अधिवासी नहीं है, हम आर्यंस रेसेस से। ओके, यस, इफ यू वांट टू राइट डाउन आई विल प्रोवाइड यू नोट आफ्टर द क्लासेस, नो प्रॉब्लम। हाँ, देखो, सो व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर। ओके, प्रीवियसली अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब उस टाइम पे उनको लैंग्वेज नहीं आता था, वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे। ओके, बाय शोइंग सम फिगर्स और showing some postures or gestures we can say. Okay, so they are talking like small signs. Then after they have listened the communication of birds and animals who are living in their surroundings. In the forest area they are not having the permanent settlement. उनके पास permanent settlement नहीं था, वो forest area में ही रहते थे, तो उसी हिसाब से वहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज के बारे में पता चला। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये पता चला, तो वहाँ पे जो साइन लैंग्वेज डेवलप हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसे लैंग्वेज वो अपने अंदर कम्युनिकेशन कर रहे थे। अभी भी तुम देखो, जो हमारा आदिम अधिवासी हैं, जो सांताल्स हैं, भील्स हैं, तो उनका लैंग्वेज हमें उतना समझ में नहीं आता। हमारा जो लोकल लैंग्वेजेस है, यस, वो आपस में जैसे बात करते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, ओके, सुनने में। देखो, सो लैंग्वेजेस, सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम स्पोक्स ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ओके, तो उनके पास कौन सा लैंग्वेज था ना, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ओके, एंड प्री द्राविडियन लैंग्वेज, प्री द्राविडियन लैंग्वेज भी इनके पास था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मुंडास, ओके, एंड गोंडबी। ये दोनों थोड़ा सा एंशिएंट लैंग्वेज है। अगर हम वैदिक टेक्स्ट की बात करेंगे तो संस्कृत इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज। ओके, या गोंडबी, गोंडबी एक एंशिएंट लैंग्वेज है, उस टाइम पे बात करते, अभी ये विलुप्त हो गया, इसको अभी यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब स्टडी किया गया तो उस कुछ रीजन में ही बात कर रहे थे, वहाँ पे लोकल पीपल्स जो बात कर रहे थे, तो उसको गोंडबी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो द्राविडियंस एंड आर्यंस, ओके, जो द्राविडियंस है, जो साउदर्न पार्ट में, इंडिया के साउदर्न पार्ट में, डेक्कन पार्ट में रहते हैं, ओके, द्राविडियंस। इसीलिए तुमने देखा होगा जो द्राविडियंस होते हैं वो थोड़ा काले होते हैं, ओके, अफ्रीकन के ओरिजिन के हिसाब से, क्योंकि अफ्रीकन से आए थे वेस्ट इंडीज की तरह, थोड़ा द्राविडियन काले दिखते हैं, जैसे हमारा साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे कर्नाटक, उस एरिया में जो लोग रहते हैं, ओके। और हम थोड़ा सा गोरे हैं, क्यों, हम आर्यन ओरिजिन है, हम आए हैं सेंट्रल एशिया से, ओके, तो आर्यंस। सो दे केम टू लेटर टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट्स में इन्होंने आए, फिर अपना ये सेटलमेंट बनाया, क्योंकि उस टाइम पे उनका सेटलमेंट नहीं था, तो स्लोली स्लोली उन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। तुमने इमन गांव का नाम सुना होगा, जो पहला विलेज डेवलप हुआ था इंडिया के अंदर। उसके बाद तुमने एंशिएंट के अंदर बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, जैसे इंडस रिवर के किनारे हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन या बड़ा शहर बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाइल रिवर के किनारे बना था हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ओके, चाइनीज सिविलाइजेशन बना था हुआंगहो रिवर के किनारे। ओके, और बना था हमारा यूफ्रेट रिवर के किनारे भी सिविलाइजेशन बना था। मतलब बहुत सारे ऐसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थे जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे माना जाता था यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ पे डेवलप सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पा में हमने देखा हुआ है द ग्रेट बाथ, बहुत ही बड़ा सा नहाने का जो घर है, स्नानागृह, ठीक है। तो वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग एट ए टाइम नहा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही कम्युनिकेशन, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, उसका स्टडी से हमें पता चला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। तो मतलब अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे कुछ हमें प्रूफ मिलते हैं, ऐसे कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कारण हम ये समझ सकते हैं तो एंशिएंट ह्यूमन बींग्स उतना मतलब पूरा पीछे नहीं थे, थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट था, उनको तो कुछ ना कुछ नॉलेज था, तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफिकेशन किया, सोसाइटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आए उसके हिसाब से एडजस्ट किए, तो फिर नया फॉर्म में वो डेवलप होके गए। ठीक है, देखो तो एंशिएंट इंडिया कैन बी स्टडीड हियर। यहाँ पे इंडिया को, एंशिएंट इंडिया को हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कुछ हमें ये चीज़ मिले हैं जिसको हम टूल्स कहते हैं। कोई सा मेटल का टूल्स हो या फिर पहले आइवरी या बोन से बना हुआ था कुछ टूल्स हो, तो वहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एंशिएंट इंडिया को हमने 3 मेजर एरा या मेजर पीरियड में हमने डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड पालियोलिथिक एरा, मेजोलिथिक एरा एंड नियोलिथिक एरा। ओके, तो मतलब पैलियोलिथिक एरा में हम कुछ स्टडी करेंगे, मेजोलिथिक एरा में जो मिडिल पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे भी कुछ स्टडी है,
ओके, एंड नियोलिथिक एरा थोड़ा डेवलप हुई। इसके बाद नियोलिथिक एरा के बाद हम चाल्कोलिथिक एरा जहाँ पे कॉपर का यूज और ब्रॉन्ज का यूज आएगा, उसके बाद आयरन एज आएगा जहाँ पे हम थोड़ा सा डेवलप सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ महाजनपद पद्धति के बारे में स्टडी करेंगे, मौर्यन किंगडम्स एंड गुप्त किंगडम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो मैं पालियोलिथिक एरा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो तो पालियोलिथिक एरा जो 2 मिलियन बीसी से, ओके, बीसी का फुल फॉर्म किसको पता है, थोड़ा बताओ। बिफोर द क्राइस्ट अराइवल और बीसी, ओके, बीसी ई कहीं पे लिखा होता है, ओके, आफ्टर क्रिस्ट, एडी मतलब आनो डोमिनो, ओके, और आफ्टर द क्रिस्ट एरा। ठीक है, तो 2 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसी तक हमारा पालियोलिथिक पीरियड होता है। सो पीपल्स केम टू नो अबाउट द यूज ऑफ फायर्स। ओके, इस पीरियड ऑफ टाइम पे लोगों को क्या पता चला ना, फायर का यूज के बारे में पता चला। ओके, लोगों ने देखा, जैसे बोल रहा था, तो उन्होंने फॉरेस्ट फायर देखे कोई चीज़ आपस में टकरा रहे हैं, वहाँ पे कुछ स्पार्कलिंग हो रहा है, जिसके कारण कहीं कहीं पे आग लगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा आग में कोई चीज़ अगर जलता है, आग में देखा कोई जानवर जल गया, कोई फ्रूट्स जल गया, तो उसको उन्होंने टेस्ट करके देखा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कच्चे के हिसाब से तो ये पका हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसके हिसाब से उन्होंने पका के खाना चालू किया, जो उसको जला के। ठीक है, सो टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन। उस टाइम पे जो स्टोन मिलता था तो स्टोन का टूल्स बनाते थे। ठीक है, उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ऑस्ट्रिच एग भी उस टाइम पे मिला कुछ साइट्स में, जहाँ पे तुमने सुना होगा, अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से उनको पता होगा, लार्जेस्ट लिविंग सेल्स अगर बात करेंगे तो वो ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन होगा बताओ। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको हम पीपीएलओ कहते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग। अगर हमिंग बर्ड, अभी उसको हम लिविंग फॉसिल्स कह सकते हैं। ओके, देखो तो ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा एग है, क्योंकि डायनासोर का एग हो सकता था, लेकिन ह्यूमन बींग्स ओरिजिनेट होने से पहले डायनासोर इवोल्यूश हो गए थे, इसीलिए यस। तो हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल्स। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म सेल एंड सबसे लार्जेस्ट सेल है ओवम सेल। ओके, यस, लॉन्गेस्ट है, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट वन द नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पालियोलिथिक साइट्स यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, दैट इज द भीमबेटक, कहाँ पे मिल रहा है अभी प्रेजेंट डे में, मध्य प्रदेश में, हंसगी एंड कुरनूल वैली, ओके, कुरनूल केव्स एंड नर्मदा वैली जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे हमें पालियोलिथिक एज के बारे में कुछ टूल्स मिले हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेजोलिथिक एज। तो मेजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ ना, मेजोलिथिक एज हमारे 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक चला होगा। इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ ना, मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस हैपेन। ओके, क्लाइमेट के अंदर बदलाव आए। ठीक है, पहले क्लाइमेट बहुत ही गर्म हुआ करता था। ठीक है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम पे थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंजेस आए, क्लाइमेटिक थोड़ा वार्म हुआ। मेजर जो प्रोसेस है, वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, बारिश होना लगा, लोगों को थोड़ा क्लाइमेट का चेंजेस के अंदर एडजस्ट करने को पड़ा इस पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो लोगों ने क्या देखा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं तो उनको हम अगर रियरिंग करेंगे या फिर उनको हम डोमेस्टिकेशन करेंगे। डोमेस्टिकेशन मीन्स द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। यस, ओके, कुछ एनिमल्स को उन्होंने अपने हिसाब से ढाला, जैसे कुत्ता, ओके, बिल्ली, काउज, बफेलोज, उस पीरियड टाइम पे ऑक्स थे, हॉर्सेस। ओके, तो उनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। ओके, कुछ माइक्रोलिथ्स हमें मिलते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी में जो कि मैसूर अभी में है, नर्मदा वैलीज, ओके, विंध्य रेंजेस एंड गुजरात के कुछ रीजन में भी हमें मेजोलिथिक पीरियड के टाइम के ऊपर हमें कुछ प्रूफ्स मिलते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम से। ठीक है, देखो उसके बाद आता है थोड़ा सा डेवलप पीरियड, जिसको हम नियोलिथिक पीरियड्स कहते हैं, जो कि 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के अंदर आता है। इट इज द पीरियड ऑफ टाइम वेयर पीपल स्टार्टेड डूइंग द कल्टिवेशन और द एज ऑफ एग्रीकल्चर वाज बिगिन। ओके, यस, तो यहाँ पे लोगों को कल्टीवेशन करने के बारे में प्रोसेस पता चला। हमारे इंडिया के अंदर तुमने भी सुना होगा ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, इंडिया के अंदर मिल्क के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था। ओके, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रिवॉल्यूशंस। ओके, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन ऐसे हमने किए, एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस लेके आए, जिसके बारे में हमें बहुत सारे डिटेल्स में हम ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो इस पीरियड ऑफ टाइम पे लोगों को कल्टीवेशन मतलब परमानेंट सेटलमेंट लोगों ने डेवलप किया और एग्रीकल्चर स्टार्ट किए कहाँ पे, जहाँ पे वाटर सोर्सेस अवेलेबिलिटी था, वाटर बॉडीज के किनारे।
क्योंकि वाटर सोर्सेज से उनको क्या मिलेगा ना, इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, वाटर को चैनलाइज करके पानी दे सकते हैं क्रॉस फील्ड में, ठीक है। तो ऑयल का डिस्कवर हुआ इस पीरियड ऑफ टाइम पे, जिससे एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ किस फील्ड में ना, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में एंड कम्युनिकेशन में। क्योंकि लोग पहले ज़माने में क्या करते थे, जो एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम पे एक जैसे दूसरी जगह पे चल के जाते थे, फिर जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया तो वहाँ से उनके ऊपर सवार होके उनके ऊपर कोई चीज़ लाद के लेके जाते थे। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने क्या किया ना, छोटे छोटे जैसे गाड़ी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट, पूरा डेवलप नहीं है तो छोटे छोटे कोई बनाया जिसके ऊपर वो कोई चीज़ रख के उसको दूर तक खींच के लेके जा सकते थे। पहले उसको जानवरों से खींचते थे, कभी इंसान खींचते थे, फिर जानवरों से उसे खिंचाया, ठीक है। धीरे धीरे फिर आगे इन्वेंशन होके हम स्टीम इंजन या फिर रेलवे इंजन, अभी जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखते हैं उसी का ही इन्वेंशन ही है, ओके, व्हील से। देखो, सो इमन गांव जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था, ये पहला अर्ली विलेज है। कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट जैसे यहाँ पे बोरजहम एंड गौफकोल जो कि कश्मीर में, मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, चिरान जो कि बिहार में, हेडिंग्स जो त्रिपुरा एंड आसाम रीजन में पड़ता है, ओके, मेहगांव जो कि यूपी में है, एंड हिलूर्स आंध्र प्रदेश में, एंड सम साइट्स जैसे कि यहाँ पे मस्की, ओके, केलर एंड कोटा, ये कुछ साइट्स भी हैं जहाँ से हमें मेजोलिथिक पीरियड के बारे में, नियोलिथिक पीरियड के बारे में हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है ह्यूमन बींग्स का प्रोग्रेस बहुत ही स्लो प्रोसेस में हुआ, लेकिन सारे चीज़ को जानने के बाद हुआ। हाँ, फर्स्ट विलेज जो सेटलमेंट हुआ था, पहले सिविलाइजेशन अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और पहला गांव जो बना था वो इमन गांव था। बिहेवियर, हाँ, उनका बिहेवियर से ही पता चलता है। उनका बिहेवियर जैसे वो चेंजेस हुए तो स्लोली चेंजेस हुए होंगे। अपने जो लैंग्वेज वहाँ पे गोंडवी लैंग्वेज था, प्रीओस्टिक लैंग्वेज या द्राविडियन लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की, आर्यंस के अराइवल हुआ तो उनके साथ मिक्सअप होके, तो हमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चला, जो रिकॉर्ड्स हमें स्टोन टोल्स मिले, उसका हमने कार्बन डेटिंग किया। कोई चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? बाय कार्बन डेटिंग, बाय इवैल्यूएटिंग द कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है वो कितने साल पुराना है। डायनासोर का हड्डी, हम ह्यूमन बींग तो नहीं आए थे जब अर्थ के ऊपर, हमने डायनासोर के बारे में, डायनासोर के ऊपर जोरासिक पार्क जैसे फिल्म बना हुआ है, तो हमने तो डायनासोर देखा नहीं, उसके ऊपर पिक्चर कैसे बनाए, ठीक है। हम उनका कार्बन डेटिंग से उनको स्टडी किया, उनको हम डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से उनका बॉडी बनाया, उनका स्ट्रक्चर बनाया, उनका हड्डी ऐसा है तो उनका बॉडी ऐसा होगा, उसके ऊपर हमने मसल्स दिए, उसके ऊपर हमने स्किन दिए, तो इतना बड़ा एनिमल्स हमें दिखा, ठीक है। यस, ये सारे टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर पा रहा है, नरेंद्र मोदी डांस करते हैं, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कहीं पे बराक ओबामा कोई सॉन्ग बजाते हुए सुनते हैं, तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है, ठीक है जी। देखो, सो आफ्टर द मेजर एरा ऑफ, ओके, 3 पालियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ओके, अभी से थोड़ा डेवलपमेंट, एडवांसमेंट हुआ जी। हमारे डीआरडीओ में भी है और कुछ जगह पे भी है उसका, जिसका हम फॉसिल्स का स्टोर कहते हैं। कुछ जगह पे हमने, अभी हमारा यहाँ पे भी था वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे, हाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो आफ्टर द मेजर एरा सी विल डिस्कस अबाउट द चाल्कोलिथिक एज, ओके, जिसको हम कॉपर एज कहते हैं। कॉपर जो पहला मेटल हमने डिस्कवर किया था, उसका यूजेस, एंड आयरन एज। यहाँ पे कुछ आयरन या स्टोन, आयरन का टूल्स डेवलप हुआ, जिसके यूज़ करके हम क्या किए ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट किए। प्लाव हमने बनाया, ओके, जिसके कारण हम मिट्टी को प्लाविंग कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने डेवलप किए। देखो, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चाल्कोलिथिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 4000 BC टू 1500 BC। दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ कॉपर। क्यों यहाँ पे इसको एज ऑफ कॉपर कहते हैं ना? कॉपर इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सम आर्कियोलॉजिस्ट कंसिडर इट एज ए पार्ट ऑफ द ब्रोंज एज। इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं, क्योंकि ब्रोंज एक मेटल है जो कि, ब्रोंज एक एलॉय है, नॉट मेटल, ब्रोंज एक एलॉय है जो कि बनता किससे है ना, कॉपर एंड टीन का मिक्सअप से, ठीक है। तुमने ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, जहाँ पे ब्रोंज एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन का मेटल से मिलके बनता है। अभी इसका भी सिक्का भी बनता था पहले ज़माने में, गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रोंज का, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैं बोल रहा था, हमारे इंडस रिवर के किनारे और गंगा, इंडस और गंगा रिवर के किनारे जो बना था, डेवलप सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर मिलता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इज कंसिडर्ड एज मोस्ट डेवलप सिविलाइजेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ, ओके, 2700 to 1900। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज द ब्रह्मगिरी,
नाबदा-टोली जिसको हम नर्मदा रीजन में, नर्मदा रिवर के किनारे था, एंड महिषादल जो कि वेस्ट बंगाल में, एंड चिरान अभी जो गंगा रीजन में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ जी ओडिशा के अंदर उतना डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि ओडिशा ईस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे इतना डेवलप सिविलाइजेशन नहीं था क्योंकि गंगा रिवर का कुछ ट्रिब्यूटरीज भी ओडिशा के अंदर फ्लो होते हैं और ओडिशा के अंदर उतना लॉन्ग रिवर चैनल नहीं है जहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हो सके। ओडिशा में उतना डेवलप मिट्टी नहीं मिलता या सॉइल नहीं मिलता, जिससे पहले जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, इसीलिए उस रीजन में मैक्सिमम जहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे बड़े रिवर सोर्सेज थे, पेरिनियल रिवर सोर्सेज, जैसे इंदस रिवर था, ब्रह्मपुत्र रिवर था और गंगा रिवर था। इसका ड्रेनेज चैप्टर में तुमने ज्योग्राफी में इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ोगे, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है आयरन एज, जहाँ पे आयरन टूल्स का हमने यूज किया। देखो, तो 1500 बीसी से लेके 200 बीसी तक, ओके, इस पीरियड ऑफ टाइम पे आर्यंस का अराइवल हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर वी कैन से। तो यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे लोग क्या बने, ना एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करने बने। लोगों को जो पहले साइन लैंग्वेज में या फिर कुछ लोकल लैंग्वेज में लोग बात करते थे, तो यहाँ पे उनको एक डायरेक्शन मिला, संस्कृत लैंग्वेज का इन्वेंशन या फिर संस्कृत लैंग्वेज का यहाँ पे लोग यूज करने लगे। इसी कारण लोगों को एक सभ्य समाज का एस्टेब्लिश हुआ वैदिक पीरियड ऑफ टाइम पे। बुक्स ऑफ हिंदुइज्म कंपेरिजन, ओके, कंपोज्ड ऑफ दिस पीरियड सच एज वेदर्स, ओके, हमारे 4 वेदर्स कंपोज हुए थे इस पीरियड ऑफ टाइम पे। हाँ, आर्यंस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, अफ्रीकन, सॉरी, हमारा अफगानिस्तान साइड्स, यस, ओके, वी आर कमिंग थ्रू द पासेस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, वी आर नॉट द परमानेंट इनहेबिटेंट और द ओरिजिन ऑफ इंडिया। ओके, देख, तो वेदस इस टाइम पे कंपोज हुए थे। कंपोज मतलब पहले जमाने में वेदों को हम बोलते हैं श्रुति, ओके, वेदस, तो उसको पहले बोला जाता था ओरली, टीचर्स बोलते थे और उनका स्टूडेंट्स बैठ के सुनते थे और सुन के याद रखते थे। ठीक है, तो ऐसे बोलते थे। तो वेदस कंपोज हुआ, उसके बाद उसको राइट डाउन किए गए, लोग उन्होंने लिखना शुरू किया। तो इस टाइम पे हिंदुइज्म सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन हुआ करता था। ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम्स। और इस टाइम पे ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अपने जो एस्टेब्लिशमेंट, अपने जो पकड़ है समाज के ऊपर बना के रखे। ठीक है, 4 वर्ण का यहाँ पे विभाजन हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यस एंड शूद्रस, ये 4 वर्ण का विभाजन हुआ। हमने 4 वेदों के नाम सुनते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, देखो, तो यहाँ पे मैंने 4 मेजर डिवीजन लिखा है। जो कास्ट सिस्टम, इसको हम चतुर्वर्ण, ओके, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यस एंड शूद्रस। ओके, यहाँ पे तुमने भगवान श्री कृष्ण को भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी ये कहते हुए सुना है, चतुर्वर्ण मया सृष्टा, मैंने 4 वर्ण का क्रिएशन किया थे। किसकी बेसिस पे? गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के विभाग के हिसाब से मैंने 4 वर्ण क्रिएट किए हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोगों को कुछ काम दिए गए थे, क्षत्रिय लोगों को कुछ काम दिए गए थे, वैश्य लोगों को कुछ काम दिया गए थे और शूद्र लोगों को कुछ काम दिया गए थे। ठीक है, तो ब्राह्मण का काम क्या था? ठीक है, इनका काम था लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ओके, पूजा पाठ करना और लोगों को सिखाना, समाज को संस्कारित बनाना, समाज को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और क्षत्रिय का काम था समाज का प्रोटेक्शन करना, दे विल बी प्रोटेक्टर्स और वॉरियर्स, ये वॉरियर्स हुआ करते थे। अभी तुम आगे चल के फौजी बनोगे, वॉरियर्स बनोगे, ओके, तो ये तुम क्षत्रिय श्रेणी में आते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैश्यज, इनका काम है बिजनेस करना, ओके, बिजनेस करना, समाज के अंदर एक लेन देन, एक प्रथा या फिर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिकल हैंडल्स सारे वैश्य लोग करते थे। और शूद्रस को उस पीरियड ऑफ टाइम पे एक हीन जाति के हिसाब से माना जाता था, समटाइम्स उनको अनटचेबल हम कहते थे, या फिर इनका काम था एक स्लेव की तरह अपर जो तीनों हायर कास्ट हैं इनका सेवा करना। ब्राह्मण लोगों तो इनको तो टच करने ही नहीं देते थे, हम अछूत हो जाएंगे, ठीक है, दूर रहो, तुम्हारे छाए पड़ने से भी हम अछूत हो जाएंगे, पानी लाने नहीं देते थे। तो उन्हें भीमराव अम्बेडकर का अगर स्टोरी सुना होगा तो उन्होंने बहुत सफर हुए थे चाइल्डहुड स्टेज में इसमें, ओके, उनका जो चाइल्डहुड स्टेज था। देखो, so complexity in Hinduism, okay, leads to the disagreement, okay, of acceptance of huge rituals performed by the Brahmins। तो ब्राह्मण अगर उनको एक लीडिंग बना दिया गया सोसाइटी के अंदर, तो ब्राह्मण ने बहुत सारे राइचुअल्स, ऐसे नियम कानून बना दिए सोसाइटी के अंदर, जो कि धीरे धीरे क्या हो गया ना, इतने कॉम्प्लेक्स हो गई। जैसे बलि प्रथा उन्होंने चालू कर दिया, पूजा पाठ ये करो, होम करो, यज्ञ करो, तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे एसोसिएट कर दिए
तो लोगों को ऐसे पता चला हमने कोई चीज़ के अंदर घिर गए हैं, पूरा निकल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी प्रथा उस टाइम पे था। तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीते थे और लोगों को ये सारी चीज़ बताते थे। जैसे मैं अभी बताया, क्षत्रियज ये क्या करते थे, क्षत्रियज का काम था सोसाइटी के अंदर शासन करना, राजा हुआ करते थे, किंग्स। ओके, और ब्राह्मण्स उनका जो मंत्री हुआ करते, महामंत्री जो पद है, तुमने सुना होगा जो बड़े बड़े किंगडम में उनका महामंत्री का जो पद हुआ करता था वो ब्राह्मण लोग ही उनको करते थे, और सजेस्ट करते थे कैसा राज्य चलाना है। देखिए, उनका गुरु हुआ करते थे। वैसे जो बिजनेस सिस्टम उस पीरियड टाइम पे किए थे, तो बिजनेस सिस्टम को उन्होंने फ्लोरिश किया। शूद्रस कंसिडर एज अनटचेबल, जो अभी मैं बोल रहा था, एंड स्लेव ऑफ अदर थ्री कास्ट्स, अदर थ्री कास्ट का एक स्लेव की तरह या उनका गुलाम की तरह माना जाता था। लोगों को सेवा करना या फिर जो मेहनत वाला वर्क है वो सारे शूद्रस कम्युनिटी के लोग ही करते थे। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हुआ या कॉम्प्लेक्सिटी जो डेवलप हो गया, जिसके कारण लोगों को एक मिडिल पाथ चाहिए था, कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी से निकाल के एक सिंपल लाइफ में उनको डाले। हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी चालू हो गया, बलि प्रथा चालू हो गया। ठीक है, विडो विधवा को मानते थे, उनको जो चाइल्ड मैरिज था उस पीरियड ऑफ टाइम पे, तो लोग अगर विधवा हो गया चाइल्ड में तो आगे वो मैरिज नहीं कर सकता, तो उसका लाइफ स्पॉइल कर देता था। यस, या फिर सतीदाह प्रथा था, अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो गया तो इसको जबरदस्ती आग में कूदना पड़ता था, अगर नहीं कूदते तो उसको पकड़ के डाल देते थे जिंदा। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो गया था हिंदू रिलीजन के अंदर। ओके, पूजा पाठ के अंदर। तो इसके बीच में एक ओके, तो उसका एक निचोड़ निकाला या फिर उसके अंदर पाथ एक डाला है, कौन एक राह बनाया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। लेकिन तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ, तो एक हिंदू राइचुअल्स के अंदर जो हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी था, तो उसको कुछ सिंपल तरीके से लोगों के पास प्रोड्यूस किया महावीर जैन ने, जो कि 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म के अंदर। तो उन्होंने जैनिज्म को आगे लेके गए, उन्होंने कुछ प्रोसेस डेवलप किया। हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के नहीं, उसके रिलेटेड ही है। हिंदू धर्म के अंदर जो इतने सारे चेंजेस हुए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको कुछ सिंपल फॉर्म में उन्होंने लेके बताया। ये इतने सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर निर्वाण या मोक्ष से पाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो कुछ ऐसे पाथ डिफाइन किए हैं उसको फॉलो करिए, आप मिल जाएगा। ठीक है, हिंदुइज्म में इतना पूजा पाठ या बलि करना वो करना तो वो सारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो महावीर बुद्ध ने, जिसको सिद्धार्थ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया। ठीक है, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रिलीजन के हिसाब से वहाँ पे बिगिन हुए। लोग उसको रिलीजन का नाम दे दिए, लेकिन हिंदू रिलीजन का ही पार्ट हम कह सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसलिए बहुत सारे हिंदू लोग भी भगवान बुद्ध को, हिंदू का जो हमारा 10 इंक्रिनेशन है भगवान का, तो उनके एक अवतार के हिसाब से भगवान बुद्ध को मानते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड टाइम पे कुछ महाजनपद डेवलप हुए थे, 16 महाजनपद इस पीरियड टाइम पे डेवलप हुए थे। बहुत ही इसका मेजर किंगडम का डिवीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ हमारा उस टाइम पे अखंड भारत था, तो उस पीरियड टाइम पे उसको हम एक बहुत ही बड़े बड़े जनपदस, महाजनपदस था, जहाँ पे कुछ किंग्स रूल किया करते थे। ठीक है, देख उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैंने बताया था बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन था, गंगा इंडस रिवर के किनारे। मगध एम्पायर्स रूल्ड बाय द बिंबिसार ऑफ हिरण्यकुल बिकम द पावरफुल महाजनपदस। उस पीरियड टाइम पे मगध एक सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था। ओके, मगध, भज्जी, ओके, देन हमारे और भी जैसे था मथुरा, तो बहुत ही इतने 16 महाजनपदस थे जो कि इतना उस पीरियड टाइम पे बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस पीरियड टाइम पे, और लोग उनको फॉलो करते थे। जैसे उसके बाद जो शिशुनाग डायनास्टी है, देखो, जो इसको काला शोका ने इसको चलाया था या फिर उसको एस्टैब्लिश किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट डायनास्टी उस पीरियड टाइम पे था। उसके बाद नंद डायनास्टी, तुमने नाम सुना होगा। यहाँ पे जो एक पावरफुल डायनास्टी हुआ करता था उस पीरियड टाइम पे, किसके लीडरशिप में ना, इसको एस्टैब्लिश किए थे महापद्मनंद ने, और इसको आगे बढ़ाया था धनानंद ने। धनानंद के साथ तुमने सुना होगा पोरस का और चंद्रगुप्त मौर्य का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हटा के फिर राजा बना और चाणक्य की मदद से एक अखंड भारत का निर्माण किया। देखो, तो महापद्मनंद उसको एस्टैब्लिश किए थे, धनानंद उसको सक्सेसर के सब चलाए थे। तो इस पीरियड ऑफ टाइम पे लास्ट पार्ट में जो पर्शियन और ग्रीक इन्वाजन, अलेक्जेंडर द ग्रेट 327 BC में, ठीक है, अलेक्जेंडर के इन्वाजन हुआ क्योंकि इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने भी अपना कुछ पर्शियन कल्चर यहाँ पे लेके आए। तो पर्शियन और ये कल्चर के हिसाब से यहाँ पे कुछ उन्होंने अपना दूध छोड़े, अपना जो स्कॉलर्स छोड़े। तुमने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा, अलेक्जेंडर का जो स्कॉलर था मेगास्थनीज, किसके राजसभा में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। उन्होंने क्या लिखा था? इंडिका नाम का एक बुक लिखा था। उस पीरियड टाइम पे अर्थशास्त्री माना जाता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य का एक इंपॉर्टेंट वर्क दैट पीरियड ऑफ टाइम।
नो नो नो, इट इज द अलेक्जेंडर इन्वाजन, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वाजन। अंग्रेज आए 1600, 1600 में। ग्रीक दैट साइड, सेंट्रल एशिया साइड्स, जो हमारा यूरोपियन साइड से, सेंट्रल एशिया साइड से, वो वाला हमारा ग्रीक एरिया में आता है। देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि डेवलप सिविलाइजेशन उस पीरियड ऑफ टाइम था, ठीक है। दैट इज द 321 BC टू 185 BC। ओके ओके, मौर्यन एम्पायर, इसको हमने फाइंड आउट कौन किए थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ओके, तो इन्होंने, इनका प्रतिज्ञा क्या था, जब इनको धनानंद ने अपने राज दरबार में अपमानित किया, तुम ब्राह्मण कुछ काम का लायक नहीं, ठीक है, उसको शिखा को जो पकड़ के नीचे फेंक दिया, और उन्हें ये प्रतिज्ञा लिया था उनका, जब तक तुम्हें इस राज सिंहासन से हटा के यहाँ पे एक योग्य राजा नहीं बना लेता, तब तक मैं अपना ये शिखा को नहीं बांधूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। चंदू नाम का छोटा सा बच्चा को उठा के चंद्रगुप्त मौर्य बनाना, ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं, ठीक है, ये वही कर सकता है जो शिक्षक हो, और चाणक्य ने एक अच्छा शिक्षक की भूमिका निभाई। हाँ, कैसा किए, उनके पास बहुत नॉलेज था, क्योंकि उनको राजनीति का इतना ज्ञान था, और राजनीति, युद्ध नीति सारे उस टाइम पे वो प्रवीण थे। जिसे हम कहते हैं एक ऑलराउंडर टीचर या ऑलराउंडर फैकल्टी की जरूरत होता है सबको, सारे स्कूल में, सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो उस टीचर को ढूंढते हैं जो मैक्सिमम सब्जेक्ट के अंदर उनका कल्चर हो, ठीक है, उनका वो पकड़ बना सके या फिर एडजस्ट किया सकते हैं। तो चाणक्य के अंदर वो सारे गुण थे, जिसके कारण उन्होंने क्या बताया, अगर मैं बनूंगा तो, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो मेरा काम नहीं है रूल करना, मैं एक क्षत्रिय कुल से कोई बच्चा को ब्रॉटअप कराऊंगा, उसके अंदर वो सारे क्वालिटी डाल दूंगा, जिसके कारण वो इंडिया के अंदर या फिर भारत को एक अखंड भारत में कन्वर्ट कर सके। और उनका सपना को साकार कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो अखंड भारत यहाँ पे मैंने लिखा है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, ओके, अर्थशास्त्र जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे एक इंपॉर्टेंट वर्क था, चाणक्य ने लिखा हुआ है। और मेगास्थनीज का इंडिका, क्योंकि उस टाइम पे मेगास्थनीज किसके कोर्ट में थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में थे। जो मेगास्थनीज कौन है ना, जो सेल्यूकस निकातर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति, ओके, तो उनका ही रिलेटिव था कौन ना, मेगास्थनीज। अलेक्जेंडर ने वहाँ से यहाँ से चला गया, ओके, सेल्यूकस निकातर का जो अटैक हुआ था, सेल्यूकस निकातर का बेटी का विवाह हुआ था हेलिना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चाणक्य ने क्या बताया ना, हेलिना से जो संतान होगा वो इंडियन ओरिजिन का किंग नहीं बन सकता, ठीक है। तो बहुत ही, इसीलिए तो बुद्धि का धनी माना जाता है कौटिल्य चाणक्य को, अभी भी हम सलाम करते हैं वो उस टाइप का टीचर को, ठीक है। ये अखंड भारत का जो पिक्चर देखो, यहाँ से पूरा सेंट्रल एशिया से लग तक चोला किंगडम तक पूरा ये मैप। यस, तो पोस्ट मौर्यन किंगडम, मतलब मौर्यन किंगडम को चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया। उसके बाद उनका जो एलिजिबल सन बिंदुसार, उसका सन अशोक, तुमने, यस, अशोक सम्राट द ग्रेट हम कह सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है। उसके ऊपर हाँ आउथ, ओके, हाँ, जो हम पोस्ट मौर्यन किंगडम्स के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे, उसके जो पहले जो मौर्यन किंगडम था, तो मौर्यन किंगडम को एस्टेब्लिश कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उनका सक्सेसर या उनका बेटा बिंदुसार, वो चलाए, उसको बहुत लार्ज एक्सटेंशन किया, लेकिन उन्होंने ऑक्युपाई नहीं कर पाया था किसको ना, कलिंग को। उनका एक सपना था, मैं कलिंग को ऑक्युपाई नहीं कर पाया, ठीक है। उस टाइम पे वो पावरफुल किंगडम था कलिंग, ठीक है। लेकिन अशोक पीरियड ऑफ टाइम पे अशोक ने उसको कलिंग को ऑक्युपाई किया, और ग्रेट कलिंग वार उस टाइम पे हुआ था, बहुत लहूलुहान, मतलब ब्लड शेडेड वार था, दया नदी के किनारे। ओके, ऐसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाता है तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कलिंग वार हुआ था, ठीक है। देख, तो पोस्ट मौर्यन किंगडम्स के अंदर जैसे हमने यहाँ पे शुंग डायनास्टी के बारे में जानते हैं, ओके, खानव, सातवाहन, सक्सियस, सोलज, चेरोज, पांड्यस, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनास्टी थे, लेकिन इनका इतना नहीं चल पा रहा था उस पीरियड ऑफ टाइम पे,
वो छोटे छोटे किंगडम के हिसाब से रह रहे थे। उनका जो इंडिपेंडेंस किंग हुआ करते थे उनका इतना राज्य का एक्सटेंशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड आता है जिसको हम गुप्त पीरियड के नाम से जानते हैं, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, क्योंकि इस पीरियड टाइम पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ करता था, इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप हुआ, बहुत सारे मंदिर बने। ठीक है, तो 300 एडी से लेके 800 एडी तक दैट इज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त इसको फाउंडेड किए थे। फिर आगे उसे कंटिन्यू किया उनका सक्सेसर्स ने। ओके, चंद्रगुप्त 1 ने, ओके, चंद्रगुप्त 2 जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त एंड उनका जो सक्सेसर्स कुमारगुप्त। ठीक है, यस, देखो हाँ विक्रमादित्य। देखो तो श्रीगुप्त द सन ऑफ घटोत्कच, तो श्रीगुप्त जो सन ऑफ घटोत्कच थे, हिज सन्स कौन थे ना, चंद्रगुप्त 1, क्योंकि चंद्रगुप्त 1 यहाँ पे नेमिंग क्यों किया गया, ये गुप्त डायनेस्टी का किंग है चंद्रगुप्त। ठीक है, दैट इज द चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी का। बच्चे कुछ कंफ्यूजन होके ये चंद्रगुप्त 1 को मौर्यन चंद्रगुप्त के 1 के साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये गुप्त डायनेस्टी का किंग है। उनका पुत्र कौन था, उनका सन था, द सन वाज समुद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त सन वाज द एलिजिबल सन हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, विक्रमादित्य ने। एंड कुमारगुप्त, ओके, ये हाँ चंद्रगुप्त 2 जो गुप्त डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त 2 हैं। एंड इन्होंने क्या किया ना, इंडिया का ग्लोरी को अप टू द स्काई लेके गए। मतलब उस पीरियड टाइम पे, इसीलिए तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर गुप्त पीरियड को एक लॉन्ग पीरियड, प्रोलॉन्ग पीरियड, हम गोल्डन पीरियड, लेकिन इनका राज्य का एक्सटेंशन इतना नहीं था। तो मैं स्लाइड्स के अंदर देख सकते हो, इस पीरियड टाइम पे जो हमारा राज्य का एक्सटेंशन उतना नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो क्या करते थे कि बॉर्डर की तरह बनाए हुए थे। उस पीरियड टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ करता था, जो भी चीज हुआ करता था, वहाँ पे राज्य के अंदर जो राजस्व आता था, जिसको हम क्या कहते थे, फंडिंग मनी, टैक्सेशन सिस्टम्स, बहुत ही अच्छा वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया गया था। क्योंकि वहाँ पे जो दोआब रीजन हुआ करता था, गंगा और यमुना के अंदर जो दोआब रीजन हुआ करता था, वो मोस्टली फर्टाइल सॉइल हुआ करता था। उस रीजन में मैक्सिमम कल्टीवेशन हुआ करता था, और वहाँ से जो भी टैक्सेस आता था, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर जो भारत के अंदर लोग चलते थे उस टैक्सेशन के सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बेटर इरिगेशन प्रोसेस भी डेवलप हुआ करता था। और गुप्त किंगडम को या गुप्त पीरियड ऑफ टाइम को इसीलिए इंपॉर्टेंस किया जाता है क्योंकि गुप्त पीरियड में जो किंग्स थे एक वेल प्लान के हिसाब से सारे सिस्टम को डेवलप किए थे। समाज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया, एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन किया, वहाँ पे एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर सारे जो उनका जो सक्सेसर हुए, वो कुमारगुप्त मानो या चंद्रगुप्त 2 मानो, चंद्रगुप्त 1 मानो, समुद्रगुप्त मानो, तो सबका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इतना हाई था। उनका जो मिनिस्टर्स बहुत ही रिच हुआ करते थे। ओके, उनका नॉलेजेस पर्सन या फिर उनका जो टाइप हुआ करता था, वो क्या करते थे ना, बीच बीच में बाहर का जो सम्राट से, बाहर का जो हुआ करते स्कॉलर्स, उनको लाके यहाँ पे सम्मेलन किया करते थे। ओके, शास्त्रार्थ किया करते थे, जिसके कारण नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ करता था। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी वो एस्टेब्लिश किए थे, जिसको हम मैरिज अलायंस बोलते हैं। तुमने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो सिस्टम देखा हुआ था, जैसे मैंने हेलिना का मैरिज बताया, सेल्यूकस निकातर का बेटी हेलिना, जो कि क्या था, ग्रीक था, उसके साथ मौर्यन का, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करा दिया। क्योंकि बार बार ग्रीक्स आते थे इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ग्रीक आते थे, मतलब तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर दोनों सेना आपस में लड़ाई करेंगे तो वहाँ पे फूड भी, लोग भी मरेंगे, सैन्य भी वहाँ पे होता था, वार होता था, तो ब्लड से। लेकिन अगर यहाँ पे एक मैरिज अलायंस बिल्ड किए जा सके, कोई अपना जामाई के घर थोड़ी अटैक करने आएगा, जामाई के घर में कोई चीज़ देगा थोड़ी लेके जाएगा। ग्रीक के अंदर अलेक्जेंडर तो ग्रेट थे, उनके बाद उनके जो सक्सेसर्स, ओके, उन्होंने उनके वहाँ पे रूल किया, लेकिन वो उतना वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अलेक्जेंडर का सपना था क्या, मैं पूरा वर्ल्ड का किंग बनूँ। मैक्सिमम पार्ट उन्होंने कवर अप कर लिया था, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे रह गए थे जहाँ पे उन्होंने विन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन, उनको एक डिजीज के वजह से डेथ उनका हो गया था। ठीक है, यस अलेक्जेंडर, इसीलिए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मानते हैं उनको, मैसिडोनिया की। ओके, ये था आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। ओके, ये मैंने प्रिसाइज वे में बताया तुम लोगों को, जस्ट इतना डिटेल्स में नहीं गया। अगर डिटेल्स में जाऊंगा तो हर क्लास का एक पीरियड होगा। ओके, यस, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।